सलाम का जवाब दिया कीजिए, आपको भी बेनिफिट है और मुझे 70 नेकियों का सवाब मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। हमने ये जो सीरीज शुरू की है इसमें हमने पूरे आईसीएमए के पेपर सॉल्व किए हैं और 2019 का फरवरी हम दे चुके हैं आपको, 2020 का फरवरी आपको दे रहे हैं। आप इनको सिर्फ देखें और आपको सारा आईसीएमए का अंदाजा हो जाएगा और आप पास कर देंगे और आपको समझाते भी रहेंगे, ठीक है ना। ये पेपर हुआ था अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर की बात हो रही है। ऑडिटर जो हमने पढ़ा है कई दफ़ा, तो ये रोलटेक्स इंस्टीट्यूशन लिमिटेड है, आरआईएल कह रहे हैं, इसको हम आरआईएल बोलेंगे ताकि हमें ज़बान में तकलीफ ना हो, इतना बड़ा नाम है रोलटेक्स इंस्टीट्यूशंस लिमिटेड। ये जो अभी रिसेंटली इनकॉर्पोरेट हुई है, अभी बनी है जनवरी 15, 2020 को, 25 लाख का कैपिटल है। द कंपनी इज नाउ कंसिडरिंग टू अपॉइंट एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट करना है। आपको पता है 90 दिन के अंदर जो है वो डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को। तो परसुएंस ऑफ सेक्शन 246 यानी से 246 सेक्शंस के हिसाब से कंपनीज एक्ट 2017 में क्या लिखा हुआ है ये पूछ रहा है आपसे, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मांग रहा है आपसे। तो बताइए सेक्शन 246 और 247 क्या कहता है। कंपनीज एक्ट जो 2017 में नवाज शरीफ साहब ने बनाया, ठीक है ना। फिर इन्होंने कहा मिस्टर जमील इज द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ आरआईएल एंड कंपनी सीक्स हिज एडवाइस एज नीडेड। कंपनी सेक्रेटरी जमील साहब है और जमील साहब से कंपनी कह रही है हमें बताओ हमें ऑडिटर अपॉइंट करना है। कंपनी सेक्रेटरी बताएगा क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है नॉर्मली, या लॉयर होता है। कंपनी सेक्रेटरी बड़ी पोस्ट होती है, ठीक है ना। तो उन्हें ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो अब कंपनी सेक्रेटरी से पूछा जा रहा है। तो आप मेरे ख्याल में जवाब मिल गया होगा आपको। मिस्टर जमील हैज बीन आस्क्ड टू गाइड इन द फॉलोइंग। क्या अब जमील से पूछा जा रहा है कि बोर्ड कहता है कि फर्स्ट एक्सटर्नल ऑडिटर कैसे अपॉइंट करेंगे, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, ठीक है ना। और कह रहे हैं कि किस सर्कमस्टेंसेस में उससे पूछा जा रहा है कि एसएससीपी जो है वो ऑडिटर अपॉइंट करती है, और अगर एक पर्सन ऑडिटर अपॉइंट हो गया है और वो कंपनी का मकरूज है, तो other than the company indebted to the company other than in the ordinary course of business of such entity, under what conditions and conditions the auditor should not be deemed to be the indebted to the company। एक कंपनी का मखरूज ऑडिटर तो हो ही नहीं सकता 10 रुपए का भी ऑडिट मखरूज है तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। और लेकिन एक दो कंडीशन है, मैंने आपको बता दूंगा और बताया भी है कि क्रेडिट कार्ड अगर बैंक का है, मेरे पास अभी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और मैं अभी बैंक का ऑडिटर अपॉइंट हो रहा हूँ, तो हो सकता हूँ मखरूज हूँ, क्रेडिट कार्ड पर लोन है लेकिन क्रेडिट कार्ड पर है, हाँ तो फिर हो सकता हूँ। लेकिन लोन 10 लाख से कम होना चाहिए क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो अभी बैंक ऑडिटर अपॉइंट हो सकता हूँ। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, मुझे अजीब सा भी लगा, कहने लगी कि सर मुझे ये बताएं कि अगर वो ऑडिटर जो है क्रेडिट कार्ड पर लोन ले लेता है अभी बैंक का 10 लाख से ज़्यादा, तो अभी बैंक ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। मैंने कहा नहीं। तो कहने लगी अलाइड बैंक का, मैंने कहा हो सकता है। अलाइड बैंक से क्या ताल्लुक, अलाइड बैंक अलग बैंक है, लोन तो उसका अभी बैंक पे, तो अभी बैंक का ऑडिटर नहीं हो सकता अगर 10 लाख से ज़्यादा हो गया है। लेकिन यूबीएल का हो सकता है, एबीएल का, सिटी बैंक का, सबका हो सकता है, मीज़ान बैंक का, सिंध बैंक का हो सकता है, इसमें कोई मसला ही नहीं है, तो याद रखिएगा। तो फिर उसने कहा कि सर वो फिर ऑडिट क्यों होगा, तो बैंक का मखरूज है। मैंने कहा बैंक का मखरूज है लेकिन वो अभी बैंक का मखरूज है ना 10 लाख से ज़्यादा, दूसरे बैंक का तो नहीं है, यूबीएल का तो नहीं है, तो यूबीएल में ऑडिट करे, कौन मना करता है। फिर उसने मुझसे कहा कि आपने कहा कि 10 रुपए का भी ऑडिट मखरूज हो तो वो नहीं कर सकता, तो अभी बैंक का क्रेडिट कार्ड का मखरूज है अगर 9 लाख का, तो अभी बैंक ऑडिट कर सकता है। मैंने कहा हाँ। तो मैं आपको कहने लगे 10 लाख पे नहीं, 10 रुपए में नहीं कर सकता, 10 रुपए पे। मैंने कहा कि देखो क्रेडिट कार्ड के लोन पे इजाजत दी है लॉ ने, ठीक है। अब लॉ ने ये इजाजत दे दी है, तो क्रेडिट कार्ड का लोन है और उसी बैंक का है और 10 लाख से कम है तो कर सकता है, 10 लाख से ऊपर है तो उसी बैंक का ऑडिट नहीं कर सकता, वरना बाकी बैंकों को ऑडिट कर सकता है भाई। तो ये हम डिस्कस करेंगे ये बातें, मजा आएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला सवाल ये है कि फर्स्ट ऑडिटर के बारे में पूछा गया है कि कितने दिन में इसे अपॉइंट करना है, तो 90 दिन के अंदर अपॉइंट करना है और डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। लेकिन
इससे ऑडिटर को जिसको डायरेक्टर ने अपॉइंट किया 90 दिन के अंदर अंदर उसको मेंबर्स किक आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर 90, ठीक, ये भी बात हो गई। और अगर 90 दिन में डायरेक्टर ने ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया तो एसएससीपी करेगी, ठीक है ना। अच्छा, और 90 दिन के अंदर डायरेक्टर ने अपॉइंट कर लिया ऑडिटर, तो क्या से ऑडिटर को रिमूव कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, मेंबर करेंगे। और फिर क्या होगा? फिर एसएससीपी अपॉइंट करेगी। देखते हैं, मजा आएगा। When the board of directors should appoint first external auditor who qualify appointment as an external auditor. The date of the auditor shall be appointed by the board within 90 days. कंपनी जिस दिन इनकॉर्पोरेट हुई है उसके 90 दिन के अंदर अंदर डायरेक्टर्स ने ऑडिटर अपॉइंट करना है। कंपनी बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह है। अच्छा, एज द SIL पेड अप कैपिटल 25 लाख है जो कि लेस देन 3 मिलियन है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ऑडिट कर सकता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी ऑडिट कर सकता है। लेकिन अब इसकी लिमिट जो है वो कर दी है 1 करोड़। तो 1 करोड़ के नीचे है तो उसका कोई ICM भी ऑडिट कर सकता है। और कंपनी का कैपिटल 25 लाख है ना, 1 करोड़ की लिमिट है, आपको पता है। तो यहाँ IC में और CA दोनों कर सकते हैं ऑडिट, ठीक है ना। और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा होती तो सिर्फ CA करता, IC में नहीं करता, ठीक है। एक छोटी सी बात है और तो कोई ख़ास बात नहीं है। अगर ये प्राइवेट कंपनी गुलाम है किसी पब्लिक कंपनी की तो कैपिटल 25 लाख भी हो तो सी ऑडिट करेगा, ये याद रखिएगा। इसमें तो कोई गुलामी की बात ही नहीं की गई है, सब्सिडरी की बात नहीं की है, तो इसका जवाब यही ठीक है, ये देखिएगा आप लोग। What are the circumstances में जिसमें SCCP ऑडिटर अपॉइंट करती है? What are the circumstances under which the Securities Exchange Commission Pakistan may appoint external auditor of the company if board fails to appoint first auditor? We know the auditor must be appointed by the director within a period of 90 days after incorporation. If auditor is not appointed within such period 90 days, then SCCP obviously appoint auditor. Okay, we know it. Number 2, the subsequent auditor is always appointed by the member SOMI in annual general meeting. If they are unable to appoint, there are so many auditors and they cannot select the proper auditor and there is a dispute, the meeting is end and they are unable to appoint the auditor, then again SSCP appoint auditor. Number 3, in case of casual vacancy, we know casual vacancy, the auditor becomes disqualified because of any reason, because of hospitalization, quarantine, corona, whatever the reason may be, then directors appoint the auditor within 30 days. Okay. Suppose if the auditor is appointed and he is unwilling to say, I will not audit because of any reason, then of course the director will appoint auditor with the approval of SSCP. Then there are 4 cases where the SSCP appoints auditor. Number 1, the director fails to appoint within 90 days of the first auditor, then SSCP appoints. Okay. Number 2, the members are unable to appoint auditor in the general meeting, again the SSCP appoints. If the casual vacancy arises, the directors must fill it within 30 days. If the directors do not fill the casual vacancy within 30 days, then obviously SSCP appoint. And if the auditor is unwilling after appointment, he says, I don't want to conduct audit, this is a rubbish company or whatever, then again SSCP shall appoint the auditor. Okay. Now comes to the case as a person may not be appointed as an auditor of a company who is indebted, macrous, to the company other than in the ordinary course of business of such entity. Under what condition and circumstances the auditor shall not be deemed to be indebted to the company? As I have told you, the credit card not exceeding 1 million, 10 lakh rupees. If it is within 1 million, then he can audit. And the second is this utility company like mobile phone, like gas company, SSGC, and the K Electrics. These are utility companies. Suppose I am appointed as an auditor of KESC and Karachi Electric Company, and I have not paid 2 months bill of electricity. So I'm macrous of the KESC. Of course, I'm macrous. I should pay. I'm not paying. Even then, I am appointed. My appointment is valid because
it is a period of 2 months, and the loss is if 3 months gone, then auditor may not be appointed. Here, in my case, I have not paid the bill of 2 months, so I can be appointed. It is my duty now after appointment. If 3 months comes, third month comes, then I should pay, and so I can continue. Otherwise, after the expiry of 3 months, if I do not pay, my appointment becomes invalid and casual vacancy arises. So my appointment is valid, but after 3 months, my appointment becomes invalid. So I should pay the bill, or if I complete my audit within 10 days, so 2 months bill I have not paid, and I completed my audit within 10 days, again I would say, okay, the 3 months is still there, so my appointment is valid. Okay, next, जरून टेक्सटाइल लिमिटेड जो है वो कंपनी है, वो वाउंड अप हो रही है, बंद हो रही है, वाइंड अप हो रही है। 293 सेक्शन के मुताबिक आपने बताना है कि वाउंड अप कंपनी जो है उसने बताया कि वाइंड अप ऑफ द कंपनी कमेंस जनवरी 10 को 2020 में हो रही है, और अमजद जो है इसका मेंबर है, पास्ट मेंबर ऑफ द कंपनी, जो कि जनवरी 5 में उसने छोड़ दिया था कंपनी को। तो कंपनी की वाइंड अप के एक्सपेंसेस वगैरह हैं, तो क्या उसमें अमजद जिम्मेदार होगा? तो याद रखिएगा, 1 साल अगर गुजर जाए ना, और उसकी आप मालिक थे और 1 साल गुजर गया, तो आप जो हैं फिर जिम्मेदार नहीं होते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस वगैरह के। वैसे तो आपको पता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है, तो उसमें तो मालिकान जिम्मेदार होते ही नहीं है, जो वो तो कंपनी जाने, आउटसाइडर जाने। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें मालिकान जिम्मेदार हो जाते हैं, तो उस सूरत में भी याद रखिएगा कि 1 साल अगर गुजर गया है तो फिर नहीं जिम्मेदार होंगे। अमजद ने 5 जनवरी को छोड़ दिया 2019 को, तो 5 जनवरी 2020 में अमजद जो है को 1 साल हो गया है, और कंपनी बंद हो रही है 10 जनवरी को। तो यानी अमजद को छोड़े हुए कंपनी मालिक जो था सोमी, छोड़े हुए अमजद सोमी था, छोड़े हुए कितने अरसा हो गया है? 1 साल 5 दिन। तो जाहिर पता है अमजद जिम्मेदार नहीं होगा किसी भी एक्सपेंस का, ठीक है ना। तो ये है क्या, अच्छा, कंपनी के बंद करने के तरीक़ाकार क्या है, मैं आपको बताऊंगा। वाइंडिंग अप पे 3 तरीके होते हैं। कोर्ट कहती है बंद कर दो, मैं आपको बताऊंगा किन केसेस में कोर्ट कहती है। एक तो बता चुका हूँ पिछले पेपर में 2019 में, कि अगर आप 3 साल तक अकाउंट जमा ना कराएं आरओसी को, तो आरओसी शिकायत कर देगा और कंपनी को कोर्ट बंद करवा देगा। एक होती है वॉलंटरी वाइंडिंग अप, जिससे मालिकान खुद कहते हैं कंपनी को बंद कर दो, तो लॉसेस में जा रही कंपनी हो सकता है, या मालिकों का ने जिसलिए कंपनी बनाई थी वो काम पूरा हो गया है, तो कंपनी को बंद कर दें। फर्ज करें कि 3 मालिक हैं, उन्होंने कंपनी बनाई थी कि जब तक हम अमेरिका नहीं जा रहे, हम यहाँ पे क्या नाम है कारोबार करते रहेंगे। अब वो अमेरिका जा रहे हैं, तो उन्होंने कंपनी बंद की, बाहर चले गए। या एक कंपनी बनाई कि एक बिल्डिंग बनाएंगे और बेच देंगे उसको। आपने कंपनी बनाई, बिल्डिंग बना दी, बेच दिए सारे फ्लैट्स, आप कंपनी बंद कर दें और दूसरी बिल्डिंग नहीं बना रहे आप लोग। तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप का मतलब होता है कि मालिकों की अपनी मर्जी है। इस पर हम बताएंगे, आपको एग्जाम्पल्स भी देंगे। लेकिन आपने एग्जाम में तो आपसे पूछ के आ रहा है कि मोड बताओ, तो मोड माने तरीका बताओ। तो एक तो कोर्ट का तरीका है, कोर्ट बंद कर देती है, एक वॉलंटरी माने मालिक बंद करते हैं, और तीसरा तरीका ये है कि मालिक ही बंद कर रहा है। लेकिन मालिक बंद करते करते उन्होंने देखा हमसे बंद नहीं हो रही है, मामला बड़े ख़राब हो रहे हैं, फड्डे लड़ाई हो रहे हैं, तो उन्होंने कोर्ट से कहा, कोर्ट आइए मदद कीजिए हमारी और आप हमारी वाइंड अप कर दें। तो ये वॉलंटरी वाइंड अप शुरू में थी, बाद में कोर्ट की सुपरविजन डाल दी। तो इसको तीसरा तरीका है ये। मतलब मेरे हिसाब से तरीका 2 ही है, एक कोर्ट है, एक वॉलंटरी है, ठीक है ना। अब लेकिन लॉ कहता है ये तीसरा अलग तरीका है, लेकिन वॉलंटरी ही है। अगर वॉलंटरी आप खुद बंद कर देते हैं तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप है। आप कंपनी बंद कर रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनी है आपकी, आपसे बंद नहीं हो रही, मामला बिगड़ गए, स्टाफ स्ट्राइक पे आ गया, झगड़े लड़ाइयाँ हो गई, आपने कोर्ट को बुला लिया बीच में, तो ये कहलाती है सब्जेक्ट टू द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। तो तीनों मैं आपको पढ़ाऊंगा, और इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा कि एक पेज में आपको पढ़ा दूंगा।
एक पेज चाहिए होगा मुझे और आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। ये अमजद का केस मैंने आपको बता दिया, अमजद वाला जो केस है, अमजद को 1 साल 5 दिन हो गए हैं, तो अमजद किसी भी लाइबिलिटी का जिम्मेदार नहीं है। वैसे तो याद रखिए लिमिटेड बाय कम शेयर में कम मेंबर जिम्मेदार नहीं होता, लेकिन फर्ज करें लिमिटेड बाय गारंटी है, तो उसमें तो जिम्मेदार होता है ना कि उसने जो गारंटी दी हुई है जितने अमाउंट की, तो उसका तो जिम्मेदार होगा फिर वो। लेकिन अगर 1 साल गुजर चुका है तो फिर जिम्मेदार नहीं है। और अनलिमिटेड कंपनी है, उसमें भी वो जिम्मेदार नहीं होगा क्योंकि उससे 1 साल हो चुका है छोड़े में। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। एक रॉयल प्लास्टिक कंपनी है आरपीएल, शॉर्ट बोलेंगे आरपीएल, इज द कंपनी शेयर्स लिमिटेड बाय शेयर्स है। ठीक है ना, मिस्टर खान इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं खान साहब। मिस्टर खान ने अप्रोच किया है कॉर्पोरेट कंसल्टेंट को, खान साहब जो है सीईओ हैं, क्या क्यों किया है, कहा है कि भाई उन्हें क्यूरी है क्या कि उन्होंने कैपिटल को कम करना है कंपनी के। ठीक, कंपनी के पास पैसा बहुत है और यूज में नहीं है, तो कंपनी चाहती है कि कैपिटल को कम कर दें, या कंपनी के पास जो है वो प्रॉफिट बहुत है, सॉरी लॉस बहुत है, तो कंपनी क्या चाहती है कि लॉस को डेबिट करके एसेट्स को क्रेडिट कर दे, तो बैलेंस शीट बराबर रहेगी ना। लॉस को डेबिट करेंगे और एसेट्स को क्रेडिट करेंगे, ऐसे भी हो जाता है, देखते हैं। ठीक है, या यूं भी कर सकते हैं कि आप लॉस को डेबिट करें और मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए अब ये क्या दिया रहा है कि बीइंग ए कॉर्पोरेट कंसल्टेंट सेक्शन 89 के मुताबिक बताइए कंपनीज एक्ट का सेक्शन 89 क्या कहता है। सब्जेक्ट टू दी कंफर्मेशन बाय द कोर्ट, कोर्ट से आपको ये रुजू करना पड़ेगा। देखिए कैपिटल को कम करने के लिए कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट कौन सी, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट को आपको कंसल्ट करना है। कंपनी के केसेस सारे हाई कोर्ट में जाते हैं, बाकायदा उसकी ये अलग से एरिया है जिसको हम कहते हैं बेंच है। ठीक है ना, सबसे पहले देखना पड़ेगा आर्टिकल के अंदर कैपिटल को रिड्यूस करना है, अगर है तो फिर डायरेक्टर्स मेंबर से कहेंगे, वरना मेंबर्स भी नहीं कर सकते क्योंकि आर्टिकल के पाबंद मेंबर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। डायरेक्टर पढ़ेंगे कि आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है तो मेंबर से कहेंगे कि आपकी इजाज़त चाहिए, मेंबर इजाज़त देंगे। ठीक है ना, स्पेशल रेजोल्यूशन 70, स्पेशल रेजोल्यूशन का भी जिक्र है यहाँ पे, 75% मेंबर एग्री करेंगे तो कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए तैयारी हो जाएगी। इसके बाद फिर कोर्ट की कंफर्मेशन चाहिए होगी। ठीक है ना, यानी पहले देखेंगे मेमोरेंडम में यह है कि हम रिड्यूस कर सकते हैं कैपिटल। ठीक है ना, मेमोरेंडम में लिखा, सॉरी आर्टिकल में लिखा होना चाहिए, आर्टिकल में, यहाँ मेमोरेंडम नहीं है, आर्टिकल है। नंबर 2, जब है तो डायरेक्टर ये देखेंगे, फिर मेंबर्स को बताएंगे, फिर मेंबर्स आएंगे, वो 75% मेंबर की मीटिंग होगी, 75% मेंबर एग्री होंगे, मेंबर आएंगे 75% एग्री होंगे, इसको रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं 75% एग्री होने को। अगर हम लॉ की जबान में बोलें तो कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है ना, और फिर कोर्ट के पास जाएगा मामला, कोर्ट को से कहेंगे कंफर्मेशन करें, अगर कोर्ट इजाजत दे देती है हाई कोर्ट, तो आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं अपना पेड अप कैपिटल, कैसे, अपने लॉसेस से। ठीक है ना, तो आपको पता है लॉस हमेशा डेबिट होता है, लॉस को अगर क्रेडिट कर दें, लॉस को अगर क्रेडिट कर दें तो, और डेबिट कर दें क्या, पेड अप कैपिटल को। ठीक है ना, यूं भी कर सकते हैं, लॉस को क्या करें, क्रेडिट करें और डेबिट कर दें पेड अप कैपिटल को। ठीक है, या दूसरा तरीका ये है कि जो आपके पास कैश बहुत पड़ा हुआ है तो आप एंट्री बनाएं, कैपिटल डेबिट, कैश क्रेडिट। ठीक है, और ये मालिकों को पैसे वापस कर दें। मालिकों को पैसे वापस करेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे, कैपिटल डेबिट, कैश क्रेडिट। ठीक है ना, तो ये 2 तरीके हैं। कैंसिल कर सकते हैं आप पेड अप कैपिटल को, कैसे कर सकते हैं कि आपने लॉसेस को क्रेडिट किया और डेबिट कर दिया आपने शेयर कैपिटल को। शेयर कैपिटल डेबिट होगा तो कम हो जाएगा, शेयर कैपिटल डेबिट होगा तो कम होगा ना, और लॉस क्रेडिट होगा तो कम हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका, एक तो ये बिल्कुल सिंपल समझ में आई, यानी आपने बैलेंस शीट की इक्विटी साइड पे ये सेटिंग की, यानी एसेट साइड को नहीं छुआ आपने,
दूसरे केस में आप एसेट को छू रहे हैं और इक्विटी दोनों को, क्योंकि आप शेयर कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं, ये इक्विटी साइड का है, और कैश को क्रेडिट कर रहे हैं, ये आपका एसेट साइड का है। तो दो तरीका से हो सकता है कि मसला नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इजी सा, ठीक है ना। और ये 89 सेक्शन में लिखा हुआ है। सोनी इंटरप्राइज लिमिटेड SCL प्लानिंग कर रही है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट करे जेवार ट्रैवलिंग लिमिटेड से, ठीक है, ट्रैवलिंग लिमिटेड के, विच रिक्वायर्स अप्रूवल, और उसके लिए एक अप्रूवल चाहिए, बोर्ड की मीटिंग में अप्रूवल हो रही है उसकी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और बोर्ड अप्रूवल, बोर्ड की मीटिंग में मामला है। द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी प्लेस्ड इन दी फोर्थकमिंग बोर्ड मीटिंग। अब जो मामला है वो बोर्ड की मीटिंग में होगा कि हम सोनी इंटरप्राइज लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस प्लानिंग टू सॉरी जेवार से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सोनी तो खुद कंपनी है, आपकी कंपनी का नाम क्या है? सोनी इंटरप्राइज है। जेवार से अब कर रहे हैं एग्रीमेंट, और ये बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होगा कि एग्रीमेंट जेवार से करें ना करें। बोर्ड मीटिंग होने वाली है, ठीक है ना। मिस्टर सारिम जो है ना, आपकी जो सोनी कंपनी में, वो डायरेक्टर हैं सारिम के, ठीक है, सॉरी सारिम साहब जो है डायरेक्टर हैं कि हाँ सोनी में, सोनी कंपनी में डायरेक्टर है, और उनकी वाइफ जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जेवार की। समझ में आया? अब सोनी जेवार से एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, सोनी का एक डायरेक्टर जो है उसकी बीवी जेवार में बैठी हुई है। अब इस जेवार से अगर कॉन्ट्रैक्ट सोनी करती है तो सोनी के पास से पैसा निकलेगा, जेवार में जाएगा, ठीक है ना। जेवार में जाएगा तो जाहिर बात है जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो बीवी है, तो जेवार कंपनी को फायदा हो रहा है, और जब जेवार कंपनी को फायदा होगा तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माने डायरेक्टर भी होता है, CEO डायरेक्टर भी होता है। आपको पता है CEO में डायरेक्टर का ओहदा छुपा हुआ होता है, तो ये जो इनकी बीवी हैं वो डायरेक्टर भी हैं, CEO भी हैं उस कंपनी में, तो इस कंपनी का फायदा हो रहा है। तो ये तो ठीक नहीं है ना, फिर ट्रांजेक्शन तो अच्छी नहीं है, क्योंकि दो कंपनियों में, अलग अलग कंपनियों में एक शख्सियत जो है सारिम, वो कॉमन है, क्योंकि उसकी बीवी दूसरी कंपनी में CEO है। तो कुछ लॉ इस पे क्या कहता है, 207 जो है सेक्शन कंपनी एक्ट का क्या कहता है, ये देखना है हमें। देखिए, अगर कंपनी, वो कहते हैं लिस्टेड नॉन लिस्टेड कंपनी है तो क्या होगा, और अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो क्या होगा, यानी पब्लिक कंपनी तो है लेकिन अनलिस्टेड है तो क्या होगा, लॉ क्या कहता है, और अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो क्या होगा, सिचुएशन, दोनों सिचुएशन उससे पूछी है, अलग अलग बतानी है, ठीक है ना। अगर सोनी कंपनी फर्स्ट करने लिस्टेड कंपनी है तो क्या होगा, अगर लिस्टेड है तो क्या रूल्स फॉलो होंगे, और ये पूछा है उसने। और दूसरा में लिखा है कि लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों के लिए पूछा है। जेवार कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और जेवार से ताल्लुक नहीं, जेवार लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, जहन्नुम में जाए। हम तो हमारे सोनी की बात की जा रही है कि सोनी लिस्टेड हो तो क्या होगा और अनलिस्टेड हो तो क्या होगा। इशू ये है कि सारिम सोनी में डायरेक्टर है और उसकी बीवी जेवार में चीफ एग्जीक्यूटिव है, ठीक है ना। देखिए, अगर कंपनी जो है वो नॉन लिस्टेड है तो क्या होगा, मिस्टर मूसा हैज मटेरियल पर्सनल इंटरेस्ट एंड कंसर्न द कॉन्ट्रैक्ट एज वाइफ, ये सारे में मूसा गलत लिख दिया, सारे में ही है। मिस्टर सारिम हैज मटेरियल इंटरेस्ट एंड कंसर्न द कॉन्ट्रैक्ट एज हिज वाइफ इज CEO, therefore मिस्टर सारिम, मूसा गलत लिख दिया, सॉरी, सारे में ही है। मिस्टर सारिम should not as a director take part in the decision of or vote on the contract। क्या हो कि जो मीटिंग हो बोर्ड की, तो उसमें मिस्टर सालिम जो है वो नहीं बैठे। जब मीटिंग हुई ना, जिसकी कौन सी कंपनी की मीटिंग हो, हम जो सोनी कंपनी की बात करें, तो उसमें वो नहीं बैठे। डायरेक्ट बोर्ड की मीटिंग होगी डायरेक्टर की, वो भी डायरेक्टर, लेकिन इस मीटिंग में वो ना बैठे, ठीक है ना। और अगर बैठ जाए तो वोट ना दें कि नहीं ये इस जेवार से करवा लो, अच्छी कंपनी है जेवार, नहीं। अगर बैठे हैं तो उसमें डिस्कशन में भी हिस्सा नहीं लें, ना वोट दें, ना वोट फेवर में वोट करें, कि क्योंकि उसकी बीवी है वहाँ पे, जाहिर बात आपको बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर वहाँ बोलते हैं, आप फेवर करते हैं जेवार कंपनी का, तो इसका मतलब अपनी बीवी को फेवर कर रहे हैं, तो बुरी बात है। तो मेरा तो ये है कि मीटिंग में बैठे ही नहीं, और अगर बैठ जाते हैं तो डिस्कशन में भी हिस्सा ना लें, ना उसके हक में बोलें, वोट दें। वोट देना मतलब हक में बोलना। हिज प्रेजेंस शुड नॉट बी काउंटेड, अगर उस और उनकी
अगर प्रेजेंस होगी तो वो काउंट भी नहीं की जाएगी उनको कि वो मीटिंग में बैठे हैं। मीटिंग में जो बैठता है ना, उसकी प्रेजेंट अटेंडेंस लगती है डायरेक्टर की, तो अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। अगर वो बैठ भी गए तो अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। ठीक है, बस ये इतनी सी बात है। ये है अगर कंपनी अनलिस्टेड है। ठीक है, और अगर ये लिस्टेड कंपनी है तो बहुत ज़्यादा सख्ती है। अगर वो मीटिंग में बैठ जाते हैं और वोट दे देते हैं तो एक तो वोट उनका वॉइड होगा। ठीक है ना, और a list director of a listed company who has a material personal interest in matter that is being considered as a board meeting should not be present while that matter is being considered. उसको उस मीटिंग में बैठना ही नहीं है। अनलिस्टेड में वो बैठ सकता है, डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेगा, वोट नहीं करेगा, इतनी सी बात है। और लिस्टेड में तो वो बैठेगा ही नहीं मीटिंग में। जहाँ अगर मीटिंग हो रही है 4-5 पॉइंट्स पे, जहाँ 20 पॉइंट पे बात होगी ज़ेवार की, तो वो उठ के चला जाएगा और मीटिंग का जो टॉपिक, इस टॉपिक में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और होना भी यही चाहिए। तो मैं कंपनी है, मिसाल के तौर पे मैं यूनिलीवर में काम करता हूँ। ठीक है, अब यूनिलीवर्स में मैं काम कर रहा हूँ और यूनिलीवर जो है वो एक कंस्ट्रक्शन का काम करवा रही है कंपनी से, बिल्डिंग बनवा रही है। वहाँ मेरी बीवी डायरेक्टर है। तो आप बताएं, खुद सोचें, यूनिलीवर बिल्डिंग बनाने के पैसे देगी कंस्ट्रक्शन कंपनी को, कंस्ट्रक्शन कंपनी में मेरी बीवी डायरेक्टर है, तो मेरी बीवी को बेनिफिट मिलेगा। तो एक तरह से मैं एक डायरेक्टर हूँ कंपनी का, यूनिलीवर का, मुझे एक पर्सनल बेनिफिट हो रहा है। सबसे पहले मैं कंपनी को बता दूंगा, यूनिलीवर को, कि भाई जिस कंपनी से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो मेरी बीवी वहाँ डायरेक्टर है, तो प्लीज़ मैं इस मीटिंग में, अगर ये अनलिस्टेड है बैठूंगा ज़रूर, लेकिन इसमें कुछ बोलूंगा नहीं, और लिस्टेड में बैठूंगा भी नहीं। ठीक है ना। How would you proceed in the matter if majority of the director of SCL interested in the said contract? मिसाल के तौर पे मैंने कह दिया कि मेरी बीवी वहाँ डायरेक्टर है, फिर भी डायरेक्टर कहते हैं मेजॉरिटी कोई बात नहीं, हमें वो कंपनी पसंद है और हम उस कंपनी से काम कराएंगे, तो फिर तो कोई बात नहीं है। फिर तो आप पे कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगेगा कि आपने डायरेक्टर होते हुए अपनी बीवी की कंपनी को ठेका दे दिया, काम दे दिया। इल्ज़ाम लग सकता है ना। देखिए, निपोटिज्म इसी को कहते हैं, निपोटिज्म इसी को कहते हैं कि आप डायरेक्टर बनने के बाद जो है वो बेनिफिट दे रहे हैं अपने घर वालों को। इवन यहाँ तक है कि अगर मैं डायरेक्टर हूँ कंपनी का और मेरी बीवी या मेरा क्लोज रिलेटिव को मैं बड़ी टॉप जॉब भी नहीं दे सकता, जॉब पे रख लूँ अपने ही कंपनी में तो नहीं दे सकता, या उसकी कंपनी से, जैसे ज़ेवार की कंपनी में वाइफ काम करती है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो बुरी बात है ना, ज़ेवार को फ़ायदा हो रहा है, और ज़ेवार को फ़ायदा हो रहा है और आपकी बीवी वहाँ डायरेक्टर है। तो इसलिए आप कोशिश डायरेक्टर बनने के बाद निपोटिज्म नहीं कीजिएगा। निपोटिज्म का मतलब है अपने रिलेटिव्स को किसी भी तरह फ़ायदा नहीं पहुँचाना है आपने, चाहे उनकी कंपनी से कोई माल नहीं खरीदना है, उनको अपॉइंट नहीं करना है, उनको कोई बेनिफिट नहीं देना है। ये याद रखिए, वरना आपकी डायरेक्टरशिप खतरे में पड़ जाती है। ठीक है। और अगर डायरेक्टर्स, जैसे मैं कह रहा हूँ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर कहते हैं ठीक है कर दो, कोई मसला नहीं, तो उस केस में भी देखिए लिखा हुआ है आखिर में सोमी के पास अप्रूवल जाएगी। सोमी को हम बता देंगे डायरेक्टर्स की कंपनी अच्छी है, लेकिन इसमें हमारे सालिम भाई जो हैं उनकी बीवी काम करती है ज़ेवार में, हमें ज़ेवार पसंद है, हम ज़ेवार से काम कराना चाहते हैं, मेजॉरिटी का यही कहना है। फिर सोमी कहेंगे ओके, तो ठीक है, सोमी को बुला के ओके करवा लीजिएगा। ठीक है ना, हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, ये जो 207 कब अप्लाई नहीं होता किस कंपनी पे, तो प्राइवेट कंपनी जो होती है, एक प्राइवेट कंपनी में मैं डायरेक्टर हूँ और मेरी बीवी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में डायरेक्टर है, तो मैं अपनी बीवी को फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ। हाँ, पहुँचा सकता हूँ। अपने किसी रिश्तेदार को अपॉइंट कर सकता हूँ अपनी कंपनी में, हाँ कर सकता हूँ। प्राइवेट कंपनी पे ये लॉ नहीं है। ये लॉ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी पे और पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए बनाया गया है, 207, प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं है। हाँ, अगर प्राइवेट कंपनी गुलाम है किसी पब्लिक कंपनी की, फिर तो प्राइवेट कंपनी फंस जाएगी, फिर प्राइवेट कंपनी में लॉ अप्लाई होगा 207। ठीक है ना। कौन सा 207? अनलिस्टेड वाला अप्लाई होगा, लिस्टेड वाला अप्लाई नहीं होगा। वो 20